Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss class 12 English Vistas chapter 7 Memories of Childhood part 1 Cutting of My Long Hair. Now let's discuss. This chapter The Cutting of My Long Hair is written by Jit Kalasa. She is known as a red bird. Jit Kalasa जो है वो रेड बर्ड के नाम से भी जानी जाती थी. वॉज बॉर्न ऑन February 22, 1876. जिनका जन्म February 22, 1876 को हुआ था and died in Washington DC on January 26, 1938. और वॉशिंगटन डीसी में जनवरी 26, 1938 को उनकी डेथ हो गई. थ्रू आउट हर लाइफ मीन्स अपने पूरे जीवन शी एक्टिवली अपोज द अमेरिकनाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस कल्चर एंड हर राइटिंग कंटिन्यू टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी मेकर्स लॉन्ग आफ्टर हर डेथ. अपनी डेथ के बाद भी मीन्स क्या है कि थ्रू आउट हर लाइफ मीन्स अपने पूरे जीवन उन्होंने एक्टिवली अपोज किया किसका, अमेरिकनाइजेशन का, कि जो अमेरिकन जो दूसरे कल्चर के जो लोग थे उन पर किस तरह से अपने कल्चर को थोपने की कोशिश करते थे. तो पूरे लाइफ उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया. एंड हर राइटिंग्स, और उनकी जो राइटिंग्स थी मीन्स उन्होंने जो नॉवेल्स जो लिखे हुए थे वो एक ग्रेट इम्पैक्ट हमेशा डालते रहे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर आफ्टर हर डेथ, उनके डेथ के बाद भी. शी वॉज रेज्ड बाय हर मदर आफ्टर हर फादर abandoned द फैमिली. शी वॉज रेज्ड बाय हर मीन्स उनका जो पालन पोषण हुआ था, उनका जो लुक आफ्टर हुआ था वो उनकी मदर के द्वारा हुआ था. आफ्टर हर फादर abandoned द फैमिली मीन्स जब उनके पिता उनको छोड़कर चले गए. When she was 8 years old, जब वो 8 साल की थी, Quaker mission visited and took several of the children to Bawas. मीन्स तब क्विकर एक मिशन था, अमेरिकन या क्रिश्चियन मिशन था जो कि क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया करता था. तो कह रहे हैं तभी जब वो 8 ईयर्स ओल्ड थी, 8 साल की थी, तभी क्वेकर मिशन आया और वहाँ से कुछ बच्चों को ले गया इंक्लूडिंग जित कलासा, जिसमें जित कलासा भी शामिल थी. जित कलासा को ले गया, साथ में कुछ और जो अदर बच्चे थे उनको भी लेकर वो गया ना इंडियाना टू अटेंड द वाइट इंडियानास मैनुअल लेबर इंस्टीट्यूट. और जिसका मेन पर्पस क्या था कि जो मैनुअल वाइट लेबर इंस्टीट्यूट था उसको उनको ज्वाइन करवाना था, अटेंड करवाना था. एंड व्हाट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड इट, उसके पीछे जो मेन रीज़न क्या था, उसके पीछे एक मेन रीज़न यही था जस्ट टू चेंज द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट. मीन्स जो दूसरे कल्चर के जो लोग हैं उनके कल्चर को चेंज करवा के और अमेरिकन्स का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करवाना. जित कलासा लेफ्ट द मदर्स डिसअप्रूवल आफ्टर हर मदर्स डिसअप्रूवल. और कुछ समय बाद जित कलासा ने इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया था उनकी मदर के डिसअप्रूवल. मीन्स उसकी माँ नहीं चाहती थी जित कलासा की कि वो इस इंस्टीट्यूट को छोड़े, बट उनके मना करने के बाद भी उन्होंने उसको छोड़ दिया था. एट दिस रेजिडेंशियल स्कूल, ये जो स्कूल है वो रेजिडेंशियल स्कूल था. सो एट दिस रेजिडेंशियल स्कूल जित कलासा वॉज गिवन अ मिशनरी नेम गर्ट्यूड साइमंस. और इस इंस्टीट्यूट में जित कलासा को एक नया नाम मिला था, दैट वॉज अ गर्ट्यूड साइमन. शी अटेंडेड द इंस्टीट्यूट अंटिल 1887. और 1887 तक उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था या अटेंड किया था. शी वॉज कम्प्लीटेड अबाउट द एक्सपीरियंस एंड रोड बोथ ऑफ अ ग्रेट जॉय इन लर्निंग टू रीड एंड राइट एंड टू प्ले द वायलिन. और वहाँ पर उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सीखा, उसको उनको जो जॉय मीन्स उसको सीखने में उनको बहुत अच्छा भी लगा, तो वो सारा कुछ उन्होंने लिखा. एंड प्ले द वायलिन, और वायलिन को भी वो प्ले किया करती थी, तो वायलिन को भी प्ले करने में उनको जो इंटरेस्ट आया, जो मज़ा आया, या जो उन्होंने जॉय वहाँ पर किया, वो सब कुछ उन्होंने उसमें लिखा. As well as her deep grief and pain of losing her heritage by being forced to pray as a Quaker and cut her hair. तो इंटरेस्ट होने के बाद मीन्स उन्होंने वहाँ पे बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन इसके साथ साथ उनको बहुत दुख भी हुआ. क्यों
क्योंकि उनके जो लंबे बाल थे वो क्वेकर मिशन के द्वारा उन बालों को उसको कटा दिया गया था, है ना। तो कह रहे ग्रीफ एंड पेन ऑफ लूजिंग हर हेरिटेज, क्योंकि हेरिटेज मीन्स जो उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो पूर्वज जो लोग थे, वो सभी लंबे बालों को, बड़े बालों को रखा करते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके बालों को काट दिया गया, जिससे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। सो दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ जीत कलासा। ये हम लोगों ने जीत कलासा का जनरल इंट्रोडक्शन देखा। नाउ लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ माई कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसका अब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज अ स्टोरी और ऑटोबायोग्राफी। ये जो कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर है एक्चुअली एक ऑटोबायोग्राफी है। दैट शो केसेस, शो केस मीन्स होता है एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना, द डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द इंडियंस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इस ऑटोबायोग्राफी में जीत कलासा बताती हैं कि किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड में इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स distinguish between distinguish on the basis of caste, creed, culture। कास्ट, क्रीड, कल्चर या रेसेस के बेस पर जो भेदभाव होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि किस तरह से इंडियंस हैं या दूसरे कल्चर के लोग हैं, अमेरिका में जाकर इस चीज़ को उनको फेस करना पड़ता है। द स्टोरी डिस्क्राइब्स, स्टोरी बताती है हाउ एन इंडियन गर्ल वॉज फोर्स टू वेयर द वेस्टर्न ड्रेसेस, कि किस तरह से एक इंडियन गर्ल को वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने के लिए फोर्स किया गया, ज़बरदस्ती की गई। कट हर हेयर बाय हर स्कूल अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू मेक हर लुक लाइक एन अमेरिकन स्टूडेंट्स। और जो अमेरिकन जो अथॉरिटी थी उनके द्वारा उनके बालों को भी काट दिया गया, सो दैट दे कैन लुक लाइक एन अमेरिकन स्टूडेंट्स, जिससे कि वो अमेरिकन स्टूडेंट्स की तरह दिख सकें। सो दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ थीम, अब हम थीम को डिस्कस करेंगे। द नरेटर, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर की जो नरेटर है मीन्स जीत कलासा इलस्ट्रेट द प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स होता है कि पूर्व ग्रहण, मीन्स जब किसी के बारे में आप कोई पहले से कोई धारणा बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेजुडाइज। सो इलस्ट्रेट द प्रेजुडाइज that the Native American Indians experienced in the West the hands of the English। कि किस तरह से जो दूसरे इंडियन अमेरिकन्स होते हैं, मीन्स जो इंडियंस अमेरिका में रहने लगते हैं जाकर, वो किस तरह के उनके एक्सपीरियंस को फेस करते हैं। इट हाईलाइट्स द इवल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसकी इविल्स को, उनकी बुराइयों को भी ये हाईलाइट करती है। द स्कूल ऑफिशियल्स, स्कूल की जो ऑफिशियल्स या स्कूल की जो अथॉरिटीज़ थी, मेड द राइटर वेयर द वेस्टर्न क्लोथिंग एंड कट हर हेयर। वो राइटर को वेस्टर्न क्लोथिंग पहनने के लिए, वेस्टर्न ड्रेस पहनने के लिए फोर्स करती हैं, एंड कट हर हेयर, और अपने बालों को काटने के लिए। द एंग्विश, एंग्विश मीन्स क्रोध, गुस्सा, नाराजगी। द एंग्विश ऑफ अ गर्ल, और उस लड़की की नाराजगी, उस लड़की की जो गुस्सा थी, हु वॉज अ पार्ट ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप, जो माइनॉरिटी ग्रुप का जो हिस्सा थी, एट द हैंड्स ऑफ द पावरफुल मैनेजमेंट। और उसको जो पावरफुल जो मैनेजमेंट था, मीन्स स्कूल अथॉरिटी थी या स्कूल का जो मैनेजमेंट था, तो किस तरह से उस अथॉरिटी के सामने उसको फेस करना पड़ा। तो ये सारा एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा। हर कम्युनिटी बिलीव, उनकी कम्युनिटी बिलीव, ये विश्वास करती थी दैट कावर्ड्स गॉट देयर हेयर कट, कि जो कावर्ड्स होते हैं, जो कायर होते हैं, वो अपने बालों को कटाते हैं। शी अपोज्ड ऑफ गेटिंग हर लॉन्ग हेयर कट बट द माइटी टुक ओवर। कह रही कि वो शी अपोज ऑफ गेटिंग हर लॉन्ग हेयर, अपने लंबे बालों को काटने के लिए उसने बहुत अपोज भी किया, उसने बहुत विरोध भी किया, लेकिन जो माइटी इन द सेंस की जो पावरफुल लोग थे, वहाँ की जो अथॉरिटी थी, वो जाके उनके बालों को कट कर देती है। नाउ लेट्स सी समरी ऑफ दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर की समरी को डिस्कस करते हैं। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, कह रही मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर इज द स्टोरी बिगिंस विद जीत कलासा। ये स्टोरी जो है वो जीत कलासा से स्टोरी बिगिन होती है। फर्स्ट डे इन द बोर्डिंग स्कूल कार्लिस इंडियन स्कूल, जो कार्लिस इंडियन स्कूल था बोर्डिंग, उसका उनका जब पहला दिन था,
तभी से स्टोरी स्टार्ट होती है। इट इज़ अ स्कूल ओपन फॉर नेटिव इंडियंस। ये स्कूल जो है वो नेटिव इंडियंस के लिए खोला गया था, वेयर दे आर ट्रेन टू लीव बिहाइंड देयर ओन कल्चर एंड बिकम द पार्ट ऑफ द अमेरिकन कल्चर। जहाँ पर उनको ये ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सिखाया जाता था कि किस तरह से उनका अपना खुद का जो कल्चर है उस कल्चर को वो लोग छोड़ें और जो अमेरिकन्स का जो कल्चर है उस कल्चर का वो हिस्सा बने, मीन्स उस अमेरिकन कल्चर को वो सीखें। तो ये जो ट्रेनिंग थी वहाँ पर दी जाती थी। जित कला सा डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं दैट शी रियली फेल्ट बैड व्हेन अ सॉल इज टेकन ऑफ हर शोल्डर्स बाय द स्कूल अथॉरिटी बिफोर एंटरिंग इनटू द डाइनिंग हॉल। कि किस तरह से डाइनिंग हॉल में एंटर करने पर वहाँ की जो अथॉरिटी थी उनके कंधों पे जो सॉल डला हुआ था उस सॉल को वो हटा लेती हैं। शी ऑल्सो वंडर्स, साथ में उनको ये भी आश्चर्य लगता है अबाउट हाउ द अदर इंडियन गर्ल्स एग्री टू वेयर द डाइट क्लोथ्स। कि किस तरह से और जो दूसरी इंडियन गर्ल्स हैं वो कैसे सहमत हो गई, कैसे उन्होंने एग्री कर लिया कि वो इतने टाइट कपड़े पहनेंगे। वर इमोडेस्ट मीन्स जो कि नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हर एज देयर होल बॉडी शेप वो कुड ईजली बी सीन। क्योंकि इससे क्या है, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से हमारे बॉडी की पूरी शेप जो वो दिखाई देती है। इवन देयर हेयर वॉज कट शॉर्ट वाइल अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉज नॉट गुड। और जबकि जो हेयर जो थे, बाल जो थे, उनको भी काट दिया जाता है और जो अकॉर्डिंग टू द ऑथर और ऑथर के हिसाब से बहुत गलत था। हर मदर हैड टोल्ड हर ओनली द कवर्ड्स और अ मोर्नर्स हेयर शुड बी शेप्ड ऑफ। उनकी माँ ने बताया था कि जो कावर्ड्स होते हैं वो और जो मॉर्नर्स होते हैं, मॉर्नर इन द सेंस कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसमें रोने के लिए आते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में रुदाली बोलते हैं। तो कह रहे केवल जो मॉर्नर्स होते हैं, जो डेथ पर होते हैं, या जो कावर्ड्स होते हैं, केवल उनको ही रोना चाहिए, उनको ही बाल कटाने चाहिए। लेटर ऑन, बाद में, जित कला एंड द other girls were taken to the dining hall where she was keen noticed by a pale faced woman for not following the table manners। अब उसके बाद जब वो वहाँ से जाते हैं, डाइनिंग हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर उनको कोई बहुत घूर घूर कर देख रहा है। कैसे क्यों देख रहा है? क्योंकि उनको टेबल मैनर्स नहीं आते हैं। नाउ जोडवेन अनोदर इंडियन गर्ल, दूसरी एक अनोदर इंडियन गर्ल होती है, हु टेल्स हर दैट द पेल फेस वुमन इज डिसाइडेड टू कट हर हेयर। कि उस पेल फेस ने, मीन्स एक लेडी थी जिसका पीले रंग का जिसका फेस था, तो उसने उसके बालों को कट करने का डिसाइड कर लिया है। जित कला से revolts back as she does not want to look like the coward or the mourner। जित कला सा है वो वो ये रिवोल्ट करती है। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह करना, विद्रोह करती है मीन्स अपोज करती है, क्योंकि ना तो वो कावर्ड दिखना चाहती थी और ना ही वो मॉर्नर दिखना चाहती थी। शी हाइड्स हर सेल्फ अंडर अ बेड इन सम रूम। उसने अपने आप को, एक रूम था वहाँ पर जो बेड पड़ा हुआ था, उस बेड के नीचे अपने आप को छुपा लिया। एवरीवन स्टार्ट सर्चिंग फॉर हर एंड फाइनली शी इज कॉट। और हर कोई उसको सर्च करना स्टार्ट कर देता है और फाइनली वो पकड़ी गई। मीन्स उसको जो लोग ढूंढ रहे थे उन लोगों ने उसका पता कर लिया कि वो बेड के नीचे छुपी हुई है। एवरीवन शी फेल्ट सो डिप्रेस। अब वो इतना ज़्यादा अपने आप में डिप्रेस्ड फील करती है। एंड ह्यूमिलेटेड मीन्स इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड विद दिस शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर मदर हु वुड हैव कम्फर्ट हर ड्यूरिंग दिस हार्ड टाइम। उसके बाद ही कहते हैं जब इतनी ज़्यादा वो डिप्रेस हो गई, रोने लगी, परेशान हो गई, तब उसे अपनी माँ की याद आती है कि किस तरह से माँ जो है वो जो जब भी कोई ख़राब सिचुएशन होती थी या डिसकम्फर्ट सिचुएशन होती थी तब उसको वो रिलैक्स करती थी। हर ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स एट द एंड ऑफ द समिट्स हर टू हर hurdles like a tamed
एनिमल्स, और लास्ट में उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसने अपने आप को पूरी तरीके से सबमिट कर दिया है, जैसे कि टेम एनिमल्स होते हैं। टेम एनिमल्स इन द सेंस कि जो पालतू जानवर होते हैं ना, कि आप जैसा उनसे चाहो वैसा करा सकते हो, ऐसा उसको फील होने लगा था। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन इंग्लिश। अभी तक इस चैप्टर की समरी को हमने इंग्लिश में डिस्कस किया, नाउ विल सी इन हिंदी। अब हम इस चैप्टर की समरी को हिंदी में डिस्कस करेंगे। कहानी जित कला सा, ये स्टोरी, ये कहानी जो है वो जित कला सा के एक बोर्डिंग स्कूल कार्लिसले इंडियन स्कूल में पहले दिन से शुरू होती है। मीन्स जब वो कार्लिसले इंडियन स्कूल में जाती है, उसका जब जो पहला दिन होता है, जो फर्स्ट डे होता है, तभी से स्टोरी शुरू होती है। यह मूल भारतीयों के लिए खोला गया था। मीन्स जो इंडियंस थे, जो बेसिकली अमेरिका में रह रहे थे बट वो इंडियंस थे, तो उनके लिए ये खोला गया था। और एक स्कूल जहाँ उन्हें अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ने और अमेरिकी संस्कृति का हिस्सा बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। मीन्स वहाँ पर उन इंडियंस को ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनका जो अपना जो इंडियन कल्चर है उसको छोड़ा जाए और जो अमेरिकन जो कल्चर है उसको वो एक्सेप्ट करें। जित कला सा का वर्णन है कि जब भोजन कक्ष में, मीन्स डाइनिंग रूम में जब वो एंटर करती हैं, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स होते हैं, वहाँ के जो मेन जो लोग होते हैं, अथॉरिटी जो वहाँ की होती है, वो उनके कंधों पर एक शॉल पड़ी होती है और उस शॉल को वो उतार देते हैं। तो कई बार वास्तव में उनको बहुत बुरा लगा, कि बेसिकली लगेगा ही कि अगर कोई किसी के कल्चर में शॉल डालना और आप अचानक से उसका शॉल उतार देंगे तो उसको बुरा तो लगेगा ही। तो जित कला सा को भी बहुत बुरा लगता है। वह इस बारे में भी सोचती है और फिर वो सोचने लगती है कि कैसे जो भारतीय लड़कियां, जो इंडियन गर्ल्स हैं, वो कैसे इतने टाइट कपड़े पहनने के लिए तैयार होंगे, जो कि उनके अनुसार अनैतिक था। अनैतिक इन द सेंस कि जो कि उनके अनुसार वो ठीक नहीं था, क्योंकि इतने टाइट कपड़े पहनने से उनका जो बॉडी का जो पूरा शेप है वो क्लियर दिखाई देता है। तो जित कला सा तो पहनने वाली नहीं थी, बट उनको ये लग रहा था कि अगर मैं नहीं पहन सकती हूँ, मुझे इस चीज़ में ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो बाकी जो इंडियन गर्ल्स हैं वो कैसे इतने टाइट कपड़े पहन सकती हैं। यहाँ तक कि उनके बाल भी छोटे कर दिए गए। मीन्स उनके जो बाल थे वो भी काट कर छोटे कर दिए गए, जो लेखक के अनुसार बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, मीन्स गलत थे। क्योंकि लेखक की, राइटर की जो माँ है उसने बताया है कि ये जो मॉर्नर्स होते हैं या जो कावर्ड्स होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं, उनके एंसेस्टर्स ने तो कभी बाल काटे नहीं थे। तो जब उसके बाल काट दिए गए तो उसको बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ ने उससे कहा था कि केवल जो कायर लोग होते हैं, जो मॉर्नर्स होते हैं, उनके बाल काटे जाने चाहिए। बाद में जित कला सा और अन्य लड़कियों को डाइनिंग हॉल में ले जाया गया, जहाँ पर एक फीके चेहरे वाली, मीन्स येलो फेस वाली जो महिला थी, जिसके अनुसार उन लोग को टेबल मैनर्स नहीं आते थे, वो उनको बहुत घूर घूर कर देख रही थी। और एक अन्य भारतीय लड़की जोडविन और एक जो दूसरी इंडियन थी, तो उसने उसको बताया, हर नेम वॉज जोडविन, जिसका नाम जोडविन था, तो उसने बताया कि फीके चेहरे वाली, येलो फेस वाली जो लेडी है ना, वो उसके बाल काटना चाहती है। उसने उसके बालों को काटने का डिसाइड कर लिया। जित कला सा ने विद्रोह कर दिया। अब जित कला सा तो मानने वाली नहीं थी, तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज कर दिया, उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह कर दिया, क्योंकि वह कायर या मातम मनाने वालों की तरह नहीं दिखना चाहती थी। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह से जो कावर्ड्स लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं, या जो मॉर्नर्स होते हैं, मीन्स जो डेथ पर जो रोने वाले जो लोग होते हैं, वो उनकी तरह नहीं दिखना चाहती थी। वह खुद को ऊपर के किसी कमरे के एक बिस्तर में छुपा लेती है। मीन्स वो दौड़कर ऊपर जाती हैं और एक जो बेड पड़ा था उसके नीचे अपने आप को वो छुपा लेती हैं, और सभी उनकी तलाश करने लगते हैं। मीन्स उनके साथ जो लोग थे, तो वो सभी जब उनकी तलाश करने लगते हैं और अंत में वो पकड़ी जाती हैं। उसके कंधे उसको बांध कर उनके बाल काट दिए गए। वह बहुत उदास हो गई, अपने आप में बहुत इंसल्टेड महसूस करने लगी, और बाद में उसको अपनी माँ की याद आ रही थी कि जो उसको इस कठिन समय में उसको वो किस तरह से कंसोल करती थी या किस तरह से उनको सांत्वना देती थी। अंत में लास्ट में उसको ऐसा लगने लगा था कि वो एक पालतू जानवर की तरह किसी अपने आप को चारवाहों के हवाले कर देती है। इन द ऐसा ऐसा होता है ना कि जैसे जब आप किसी कोई एनिमल को आप पालते हैं, टेम करते हैं, पालने के बाद फिर आप उसको कहीं किसी और पर ट्रेनिंग के लिए छोड़ देते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। तो वो भी अपने आप को एक पालतू जानवर की तरह समझने लगती है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी।
हमने इस चैप्टर की समरी को हिंदी में, इंग्लिश में, थीम, इंट्रोडक्शन और जीत कला सा के बारे में भी जाना। नाउ सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। इस चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। मीन्स ये दोनों चैप्टर जो है वो किस तरह से उस समय जो मार्जिनलाइज जो ग्रुप होता था उनको किस तरह से परेशान करता था, किस तरह से उनको हरेसमेंट किया जाता था, किस तरह से उनको लो दिखाने की कोशिश की जाती थी, तो उस बारे में दोनों ही चैप्टर के बारे में डिस्कस है, इस बारे में चैप्टर लिखे हुए हैं। नाउ पार्ट 2, वी आर टू ह्यूमन बीइंग्स। बामा द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, भामा जो है जो इस चैप्टर की राइटिंग है। वी आर टू ह्यूमन बींग्स मीन्स उन्होंने चैप्टर ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है जो जिसमें उन्होंने लिखा है कि वी आर टू ह्यूमन बींग्स मीन्स हम जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। ऐसे लोअर कास्ट और हायर कास्ट कुछ नहीं होता, कोई इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बट दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से इसी टॉपिक पर बेस्ड है, इसलिए इसमें बार बार आपको हायर कास्ट या लो कास्ट का वर्ड आपको सुनने में मिलेगा। अदरवाइज हायर कास्ट और लोअर कास्ट का कोई मतलब नहीं होता है। नाउ दिस चैप्टर इज रिटन बाय बामा। ये जो चैप्टर है वो बामा के द्वारा लिखा हुआ है। शी वॉज बॉर्न ऑन मार्च 1958 और जिनका जन्म मार्च 14, 1958 में हुआ था। और आज जब तक हम बात कर रहे हैं आपकी 9 जून की, है ना, 9 जून 2025 जब तक की हम बात कर रहे हैं, शी इज़ अलाइव, अभी तक वो जिंदा है। एंड नाउ शी इज़ 67 ईयर्स ओल्ड। और वो 67 ईयर्स ओल्ड है, मीन्स उनकी एज जो है वो 67 ईयर्स ओल्ड है। बामा इज़ अ तमिल दलित फेमिनिस्ट। बामा जो है वो तमिल में जहाँ जिनका जन्म हुआ था और दलित फेमिनिस्ट है, मीन्स लोअर कास्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। अ कमिटेड टीचर एंड नॉवलिस्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छी कमिटेड टीचर भी थी और नॉवलिस्ट भी हैं। Bama was born in a Roman Catholic family belonging to the Pariah community from पुदुपत्ती इंडियन मद्रास स्टेट। बामा का जन्म जो हुआ रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था जो कि पेरियर कम्युनिटी को फॉलो करते थे। नाउ हर फादर, उनके फादर सुसाईराज वॉज एम्प्लॉयड। सुसाईराज जो है वो एम्प्लॉयड थे इन द इंडियन आर्मी, मीन्स वो इंडियन आर्मी में काम करते थे। एंड हर मदर वॉज अ नेम्ड, और उनकी मदर जिनका नाम सबस्थाइमा था, शी इज़ द सिस्टर ऑफ फेमस दलित राइटर एक गौतमन। एक बहुत ही फेमस दलित राइटर थे गौतमन, उनकी वो सिस्टर थी। She is the sister of famous Dalit writer गौतमन। बामा's ancestors, और बामा के जो ancestors थे, उनके जो पूर्वज थे, were from the दलित community, वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। एंड वर्कड एज एग्रीकल्चर लेबर्स, और वो एग्रीकल्चर लेबर्स की तरह काम करते थे। तो इस तरह से जब वो देखती है कि किस तरह से उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो एल्डर्स हैं, वो कितना हार्ड वर्क करते हैं हायर कास्ट के लिए, या तो वो उस चीज़ को देखकर उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस टॉपिक ओनली। Now let's see the introduction. The second part is an excerpt from the autobiography कुरुक्कू by बामा। बामा ने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम था कुरुक्कू। उसी में से एक छोटा सा हिस्सा ये लिया गया है, मीन्स एक पार्ट हम बोल सकते हैं, वो एक छोटा सा पार्ट है। अ तमिल दलित, शी वॉज इन हर 3rd grade, वो उसमें अपनी 3rd grade में थी, मीन्स शी वॉज इन क्लास 3 when she becomes aware of the indignities that the lower caste people face। जब वो क्लास 3 में थी तब उन्होंने फेस किया इंडिग्निटीज मीन्स ह्यूमिलेशन, डिसरिस्पेक्ट, अपमान, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। क्लास 3 में थी जब उन्होंने पहली बार देखा कि किस तरह से जो इंडिग्निटी, जो ह्यूमिलेशन, जो डिसरिस्पेक्ट होता है वो लोअर कास्ट लोगों को या लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनको फेस करना पड़ता है। शी हैपन्स टू सी एन एल्डरली पर्सन, उसके साथ ही या उसके बाद वो एक एल्डरली पर्सन मीन्स एक जो काफ़ी एज के थे
उसको वो देखती है फ्रॉम हर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी से। अबेस, अबेस मीन्स वी डिमीन या डिस्ग्रेस, ये सारे वर्ड एक ही हैं। इंडिग्निटीज, ह्यूमिलिएट, डिमीन, डिस्ग्रेस और अबेस, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स है, आपको पता होने चाहिए। तो वो देखती है कि किस तरह उसकी कम्युनिटी का एक एल्डर व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को ह्यूमिलिएट करता है इन फ्रंट ऑफ द हायर कास्ट पर्सन, एक हायर कास्ट पर्सन के सामने। एज ही वॉज नॉट सपोज टू टच द फूड दैट वॉज ऑर्डर टू फेच फॉर द लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड के लिए जो खाना लाता है तो उसके पास इतना हक नहीं था, उसके पास इतना राइट नहीं था कि उस खाने को वो टच कर सके। मीन्स ही वॉज नॉट सपोज टू टच द फूड, वो उस खाने को टच नहीं कर सकता था। एज ही वॉज ऑर्डर टू फेच, और ला सकता था क्योंकि उसको लैंडलॉर्ड के लिए खाना लाने का ऑर्डर दिया गया था, बट वो कैसे लाता है ये बहुत डिफरेंट है। लेटर हर ब्रदर एक्सप्लेन्स, बाद में उनका भाई एक्सप्लेन करता है दैट द इंसिडेंट नॉट एट ऑल अ फनी एज द इनिशियल थॉट, कि स्टार्टिंग में जैसा वो सोच रही थी, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में, थॉट में विचार, कि स्टार्टिंग में उसके जैसे विचार थे, स्टार्टिंग में जैसे वो सोचती है, तो ये जो थॉट है, जो विचार है वो इतना फनी नहीं है, मीन्स इतना मजाकिया नहीं है जितना तुम सोच रही थी, बट वेरी पैथेटिक। पैथेटिक मीन्स बहुत पेनफुल होना, बट ये जो इंसिडेंट है बहुत ही पेनफुल है। पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं वो ट्रीटेड एज अनटचेबल्स, उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। शी वॉज डीपली सैडन्ड, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई, एंड डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड टू ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन, तब उसने डिसाइड किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगी या बहुत ज़्यादा पढ़ेगी, तब वो जाके इस डिस्क्रिमिनेशन से ओवरकम कर सकती है, मीन्स इस डिस्क्रिमिनेशन से बाहर आ सकती है। सो इस ऑटोबायोग्राफी में बताया गया है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में जो अनटचेबिलिटी थी, किस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, अपनी सोसाइटी इन द सेंस हम केवल अपने इंडियंस को ही नहीं बोल सकते बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी जैसे ऊपर वाला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे अमेरिकन्स में भी जो इंडियंस थे उनको ट्रीट किया जाता था, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हाउ द पीपल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कल्चर। द मामा वॉज द स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, क्लास 3 हम बोल सकते हैं कि मामा जो है वो क्लास 3 की बच्ची थी। शी नेवर हर्ड ऑफ द वर्ड अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, उसने अपने पूरे बचपन में, पूरे चाइल्डहुड में अनटचेबिलिटी शब्द को कभी भी नहीं सुना था। Certain small events of her life made her feel that she was born in the marginalized caste, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी सी इवेंट्स, घटनाएं होती हैं उसके जीवन की जो उसको ये फील करवा देती हैं कि दैट शी वॉज बॉर्न इन अ मार्जिनलाइज कास्ट, कि वो एक मार्जिनलाइज कास्ट में पैदा हुई है या लोअर कास्ट में पैदा हुई है। शी वॉज अनहैप्पी, शी वॉज हैप्पी पैपी गर्ल, हैप्पी पैपी गर्ल जो है ये आपका एक एडजेक्टिव है, तो बहुत ही खुश रहने वाली लड़की थी। वंस व्हेन शी वॉज इन द थर्ड क्लास, जब वो एक क्लास कक्षा 3 में या क्लास 3 में थी, व्हाइल गोइंग होम, और जब वो अपने घर वापस जा रही थी, शी शॉ हर पीपल वर्किंग हार्ड फॉर देयर लैंडलॉर्ड्स, उसने देखा कि किस तरह से उसके लोग मीन्स उसकी कास्ट के लोग, उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो लैंडलॉर्ड्स के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं। इन स्पाइट ऑफ अ हार्ड वर्क, और इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी द लैंडलॉर्ड्स ट्रीटेड द वर्कर्स वेरी ह्यूमिलिएटिंगली, और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड मीन्स जो जमींदार हैं, वो किस तरह से इन वर्कर्स को ह्यूमिलिएटिंग मीन्स डिसरिस्पेक्ट, अपमानजनक तरीके से उनको ट्रीट करते हैं। She saw from the direction of the market an elder from their community was coming with the parcel in his hand. वो देखती है कि एक बार जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है तो किस तरह से उसकी कम्युनिटी का एक कोई व्यक्ति था, एल्डर व्यक्ति जो था, वो एक अपने हाथ में पार्सल लेकर आ रहा है। द मैनर ही कैरीड द पॉली बैग, और जिस मैनर से, जिस तरीके से उसने वो पॉली बैग पकड़ा हुआ था, द मैनर ही वॉज कैरिंग इट विद द स्ट्रिंग विदाउट टचिंग द बड़ास इन द पार्सल, मीन्स वो जो
जो जैसे कि ये जो है ना, ये एक पॉली बैग है और इसमें इसमें ये बड़े रखे हुए हैं, तो इन बड़ों को वो टच नहीं कर सकता था, बल्कि उसने एक ऐसी स्ट्रिंग, एक रस्सी बांधी हुई थी और उस हाथ से वो उस हाथ को, सॉरी, इस हाथ से उसको पकड़े हुआ था और लैंडलॉर्ड को जाकर वो देता है। तो वो देखती है कि किस तरह से एक स्ट्रिंग से, इस धागे से या एक रस्सी से उसने उस पॉलीबैग को पकड़ा हुआ है विदाउट टचिंग द बड़ाज इनसाइड द पार्सल, कि पार्सल के अंदर जो बड़े रखे हुए थे उनको वो टच नहीं कर सकता है। रियली मेड हिम टू फनी, उस ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा फनी, मतलब बहुत ज़्यादा उसको मजाक लगता है, मतलब वो सोचते हैं अरे ये कैसा काम है कि हाथ से खाना भी नहीं पकड़ना पड़ा, पॉली बैग भी नहीं पकड़ना पड़ा और एक स्ट्रिंग से पकड़ कर वो ले आ रहा है, बट रियलिटी उसको नहीं पता थी। शी हैंडेड ओवर द पार्सल टू द लैंडलॉर्ड्स वेरी स्कर्टली, वेरी सेक्रेटली टू, सेक्रेटली मीन्स धैर्यपूर्वक या पवित्रता से, इन अ गुड वे। और किस तरह से वो जो उसका एल्डरली पर्सन था वो पार्सल ले जाकर उस लैंडलॉर्ड को हैंड ओवर कर देता है, उसको पकड़ा देता है। शी नरेटेड द इंसिडेंट टू हर ब्रदर, और जब वो ये सारी घटना देखती है, पूरी इंसिडेंट देखती है, तो वो अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को ये पूरी घटना बताती है। टेकिंग द इंसिडेंट एज ह्यूमरस एंड फनी, क्योंकि ये जो है मीन्स ये जो बामा जो राइटर है वो इंसिडेंट को बहुत ही ह्यूमरस और फनी समझ रही थी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये सब क्या है। ही टोल्ड, अब यहाँ पर ही मीन्स उनके भाई ने उनको बताया दैट इट वॉज नॉट ह्यूमरस बट ह्यूमिलेटिंग, कि उसने कहा ये बहुत ह्यूमरस नहीं है, बहुत मजाकिया नहीं है, तुम इसको बहुत नॉर्मल तरीके से नहीं ले सकती हो, बट ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है, बहुत ही इंसल्टिंग है। एज द एल्डरली पर्सन वॉज नॉट सपोज टू टच द आइटम इनसाइड द पार्सल, क्योंकि जो एल्डरली पर्सन, जो व्यक्ति जो पार्सल लेके आ रहा था, उसको इतना हक नहीं था कि वो जाके उस पार्सल के अंदर जो खाना उसको वो टच कर सके। ऑन हियरिंग, ऐसा सुनकर बामा फेल्ट फ्यूरेटेड, तो इनफ्यूरेटेड, तो बामा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। शी सॉ हर पीपल बाउइंग मीन्स टू पे रिस्पेक्ट, जैसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसने देखा कि किस तरह से उसके जो एल्डर्स हैं वो किस तरह से जो हायर कास्ट के जो लोग हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको वो रेस्पेक्ट देती है टू द अपर कास्ट पीपल, अपर कास्ट के लोगों को। शी वॉज एनरेज्ड why her elders worked so hard for those people who despise them so much। और वो इस सोच के बहुत दुखी होती है कि उसके जो एल्डर्स हैं, उसके जो बड़े लोग हैं, उसके जो एंसेस्टर्स हैं, वो इतना हार्ड वर्क क्यों करते हैं, जबकि उसके जो हायर कास्ट के जो लोग हैं वो उसको डिस्पाइज करते, उससे हेट करते, उससे घृणा करते हैं। शी वॉन्टेड हर पीपल टू स्टॉप पेइंग अनड्यू रेस्पेक्ट, और वो चाहती थी कि जो उसके जो लोग हैं, मीन्स उसके जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, वो हायर कास्ट को रेस्पेक्ट देना बंद कर दें। एंड रेफरेंसेस टू दीज अपर कास्ट पीपल, हर ब्रदर टोल्ड हर, और उनका भाई उनको बताता है दैट इफ दे स्टडी हार्ड एंड मेक प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, यदि वो स्टडी हार्ड करते, मीन्स अगर वो अच्छे से पढ़ाई करते और अपने जीवन में प्रोग्रेस करते, तो शायद उनकी लाइफ कुछ और होती, तो इट वुड हेल्प देम इन थ्रोइंग अवे द इनडिग्निटीज़। उन्होंने कहा कि यदि उनके कास्ट के लोग अच्छे से पढ़ाई करते, अच्छे से प्रोग्रेस भी करते, तो ये जो इनडिग्निटीज़ है, ये जो डिसरिस्पेक्ट है, ये जो अपमान है, इसको वो थ्रो कर सकते थे। एजुकेशन इज देयर वीपन विद विच दे कैन फाइट बैक इन द सोसाइटी। एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, शिक्षा ही एक ऐसा वीपन है जो सोसाइटी में उनके हेल्प कर सकता है लड़ाई लड़ने में। मीन्स अगर उनको अपनी लड़ाई लड़नी है कि अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में, तो एजुकेशन इज़ द ओनली वे, एजुकेशन इज़ द ओनली मीन बाय विच दे कैन फाइट बैक इन द सोसाइटी। बामा डिड द सेम, मामा ने भी सेम किया एंड गॉट मैनी फ्रेंड्स इन हर लाइफ, और अपने जीवन में बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए। साइड swore to fight very sharply against the अनजस्टिफाइड कास्ट सिस्टम, कि ये जो अनजस्टिफाइड जो कास्ट सिस्टम है इसके अगेंस्ट में कैसे, या इसके अगेंस्ट में कैसे स्टेप्स लिए जाएं। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन इंग्लिश। नाउ वी विल सी इन हिंदी। दूसरे लेखांश का शीर्षक जो है
वी आर टू ह्यूमन बींग्स, जो कि एक तमिल दलित औरत के द्वारा लिखा गया है। ये जो औरत है बामा, जो कि तमिल दलित है। लेखांश में मीन्स इस टॉपिक में बामा वर्णन करती है कि उनकी गली के एक जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो किस तरह से अपमानजनक ढंग से व्यवहार करना पड़ता है, केवल इसलिए क्योंकि वह एक दलित समुदाय से संबंध रखता है। गांव का एक जमींदार उस बुजुर्ग आदमी को उनके लिए कुछ बड़े लेने के लिए भेजता है। वह आदमी पैकेट को उनकी डोरी से पकड़े हुए लाता है। उसे पैकेट को छूने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसके छूने से उनको लगता था कि ये जो बड़े हैं वो खराब हो जाएंगे। इस कारण से उसे पैकेट को डोरी से पकड़ना पड़ता है। जब बामा का बड़ा भाई अनंत उसके पीछे का सब कारण उसको समझाता है, तो बामा का जो मन है वो विद्रोह से भर जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो बामा का मन विद्रोह से, तब उसका भाई उसको समझाता है कि हमें क्या ज़रूरत है, अगर हम लोगों को चीज़ें उठाकर लाते हैं, फिर हमारा इतना प्रतिष्ठित बुजुर्ग विनम्रतापूर्वक दुकानों पर जाता है, खाने के लिए कुछ लाता है और इसे आदरपूर्वक झुकते हुए सिकुड़ते हुए उस आदमी को पकड़ा देता है, जो वहाँ मात्र बैठा रहता है और उसे अपने मुंह में ठूसता रहता है, मीन्स अपने मुंह में वो खाता रहता है। उसका बड़ा भाई जो कि एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा होता है, छुट्टियों के ड्यूरेशन में वो घर आता है और उसे कहता है कि ध्यान से पढ़ा करो, तुम जितना पढ़ सकती हो, तुम जितना सीख सकती हो, यदि अपनी पढ़ाई में तुम सबसे आगे रहोगी तो लोग अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आने लगेंगे और तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने लगेंगे। मेहनत करो और सीखती रहो। बामा ने अपने भाई की बात, अपनी नसीहत मानी और वह अपनी कक्षा में प्रथम आई और बहुत से लोग जो थे वो उसके दोस्त बन गए। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो अब इस चैप्टर की समरी को हिंदी और इंग्लिश में उन लोगों ने डिस्कस कर लिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस MCQs ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के MCQs को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इट।